नमस्कार साथियों, मैं हूं विवेक और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य लक्षणों पर। यानी कि आधुनिक हिंदी साहित्य में किस प्रकार के काव्य लक्षण बताए गए हैं उस पर चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो जब हम काव्य लक्षणों की बात करते हैं तो इसे दो भागों में बांटा जाता है। जो काव्य लक्षण को लेकर ग्रंथ लिखे गए, इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है पुरातन काव्य परंपरा और एक है आधुनिक काव्य परंपरा। जो पुरातन काव्य परंपरा है उसमें मौलिक जो चिंतन था उसकी प्रवृत्ति अधिक रही। यानी कि पुरातन काव्य परंपरा में मौलिक चिंतन की प्रवृत्ति अधिक देखने को मिलती है। लेकिन जो आधुनिक काव्य परंपरा है उसमें जो पाश्चात्य विद्वानों ने बताया काव्य लक्षण के बारे में और जो उनकी मान्यताएं थी, उन्हीं को थोड़ा हेर फेर के साथ हमने स्वीकार किया है। या फिर जो प्राचीन भारतीय विद्वान थे उन्होंने जो काव्य लक्षण बताया उसको हमने स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि दो तरीके से काव्य लक्षण होते हैं। एक जो हमारा पुरातन काव्य परंपरा थी और एक आधुनिक काव्य परंपरा। और यहाँ चूंकि हम हिंदी साहित्य की आधुनिक काव्य परंपरा पर बात कर रहे हैं तो यहाँ हम आधुनिक काव्य परंपरा को ही देखेंगे। लेकिन अगर आप देखना चाहें पूरा विस्तार से तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, जिसमें हमने संस्कृत विद्वानों को भी कवर किया है और आधुनिक विद्वानों को भी कवर किया है। तो बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है आधुनिक काव्य परंपरा में, आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य लक्षणों की बात जब होती है तो उसमें हम देखते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। तो द्विवेदी जी ने पाश्चात्य साहित्य और शास्त्र का पर्याप्त मंथन इसी दृष्टि से किया था कि वे सरस्वती के माध्यम से समकालीन कवियों और लेखकों के पथ प्रदर्शक थे, उनका पथ प्रदर्शन कर रहे थे। और जो कमियां और जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ, जिस प्रकार की रचनाएं उनके पास आ रही थी, उन सबको एनालाइज करके, उन सभी का आकलन करके उन्होंने जो चीजें लिखी अपने ग्रंथों में, जो बातें बताई, उसे ही उनका काव्य लक्षण मान लेते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण मान लेते हैं। जैसे अपने निबंधों में उन्होंने यत्र तत्र काव्य परिभाषा देने का प्रयत्न किया है और इसी दृष्टि से किया है कि वे जो है हर एक प्रकार के रचनाकार को उस तत्कालीन दृष्टिकोण से देख रहे थे। तो उन्होंने जो लिखा है उसको हम देखते हैं तो उनकी कृति जो है रसज्ञ रंजन, उसमें वे लिखते हैं कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। कविता क्या है? कविता एक प्रभावशाली रचना है जो क्या करती है, पाठक और श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। स्पष्ट है कि इससे काव्य के प्रभाव और उद्देश्य का तो कोई ज्ञान हमें नहीं होता, अर्थात इसका पता नहीं चलता, पर उसके लक्षणात्मक या परिभाषिक स्वरूप के बारे में कुछ ना कुछ धारणा हम बना पाते हैं। और आगे बात करते हैं तो वे लिखते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। तो जब हम आगे देखते हैं तो वे एक जगह और लिखते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों का जो नाम है वही कविता है। जैसे हम देखते हैं कि एक बार उन्होंने कहा अपने रसज्ञ रंजन में क्या कहा कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठकों या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। और इससे स्पष्ट है कि हमें काव्य लक्षण का कोई ज्ञान नहीं मिलता, लेकिन हम एक नॉर्मल सी धारणा बना पाते हैं काव्य लक्षण को लेकर कि जो कविता है वो है क्या। और दूसरी जगह वे लिखते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यानी कि कविता क्या है? अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र है, जो अंदर चल रहा है, मनुष्य के मस्तिष्क में, मन में चल रहा है, उसे जब वृत्ताकार दिया जाता है, उसे कोई आकार दिया जाता है, उसे शब्दों में पिरोया जाता है, वही कविता है। और इस प्रकार एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा कि जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह गद्यात्मक हो या पद्यात्मक। यहां मनोभाव के कविता बनने की बात तो ठीक है, पर पद्य गद्य की बात निश्चय ही विचारनी है कि क्या गद्य भी कविता हो सकता है। जो बात उन्होंने कही कि चाहे वो गद्यात्मक हो या पद्यात्मक हो, लेकिन
अगर हम विचार करें तो क्या गद्य भी कविता हो सकता है? तो ये तथ्य विचारणीय है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। विद्वान विचार कर भी रहे होंगे, तमाम रिसर्च चल रही होगी और आप में से कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि आचार्य द्विवेदी ने कविता के लिए छंद की अनिवार्यता को स्वीकार किया है, जो कि हमें गद्य में देखने को नहीं मिलता। छंद कहां मिलेगा? कविता में मिलेगा। और इनके इन विचारों को जब हम देखते हैं, क्या विचार देते हैं कि कविता जो है प्रभावशाली रचना है, जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। दूसरा, जो अंतःकरण की चित्तवृत्तियां हैं उनका चित्र क्या है? कविता है। और तीसरा उन्होंने क्या कहा कि जो मनोभाव होते हैं वही जब शब्द का रूप धारण करते हैं तो वही कविता बन जाती है, अब वो चाहे गद्यात्मक हो या पद्यात्मक। तो ये तीन बातें इन्होंने यहाँ कही। और इनको जब हम इस पर विचार किया विद्वानों ने, तो विद्वानों ने पाया कि आचार्य द्विवेदी जो है वो एक रसवादी आचार्य हैं। यानी कि वो जो है कविता का जब काव्य का लक्षण बता रहे होते हैं तो वे रसवाद को जो है बढ़ावा दे रहे होते हैं, यानी कि वो कुल मिलाकर रसवादी हैं। और उन्होंने रस को सामने रखकर ही इस पर विचार किया। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो काव्य होता है, वो जो काव्य होता है उसमें गद्य और पद्य दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं काव्य पाठ हो रहा है तो वहां पे गद्य और पद्य दोनों चीजें आएंगी। मैंने इसको पिछले भी कई वीडियोज में बताया हुआ है, आप वहां देखेंगे तो आप इस चीज को समझ पाएंगे। और हो सकता है इन्हीं किसी लेक्चर्स में बताया भी हो जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसको एक बार आप इन वीडियोज को देखेंगे तो आपको परीक्षा की दृष्टि से भी मदद मिलेगी और आप अपने विचार भी बना पाएंगे और चीजों को तरीके से ढंग से समझ भी पाएंगे। और आगे बात करते हैं तो जब दूसरे विद्वान को लेते हैं तो वे हैं आचार्य श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, तो इनको देखते हैं कि इनके विचार में हमें कोई नव्यता नहीं मिलती है। इनका विचार किस प्रकार था कि ये आचार्य मम्मट का जो उन्होंने काव्य लक्षण दिया था उसी को ये पूर्णतया स्वीकार कर लेते हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन लंकृति पुनः क्वापि। ये बात वे अपने काव्य प्रकाश में कहते हैं। काव्य प्रकाश उनकी रचना है, इसमें दोषों के अभाव और गुणों के भाव को प्रधानता प्रदान की गई है और अलंकारों को नितांत आवश्यक बताया गया है कि जो अलंकार है वे अत्यंत आवश्यक हैं। आचार्य विश्वनाथ ने मम्मट की इस काव्य परिभाषा की आलोचना करते हुए कहा भी है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कविताओं में भी कभी कभार दोष निकल ही आता है और दोष निकल आने पर भी हम उसे कविता की श्रेणी से खारिज नहीं कर सकते, अतः अदोषो एक नकारात्मक लक्षण है। ठीक है, और दूसरी बात यह कि यदि अलंकार कविता के लिए आवश्यक नहीं है तो उनकी रचना का ही कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका अर्थ ही नहीं रह जाता। अगर अलंकार आवश्यक नहीं है तो अलंकार क्यों आता है फिर? और इस परिभाषा में न रस का संकेत है, न ध्वनि का, न वक्रोक्ति का, केवल गुण का संकेत इसमें किया गया। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः क्वापि। ठीक है, तो इसको आप देखना चाहेंगे संस्कृत आचार्यों ने जो काव्य लक्षण प्रस्तुत किए हैं और आधुनिक आचार्यों ने भी जो काव्य लक्षण प्रस्तुत किए, उसको मैंने एक साथ पिछले वीडियोज में बताया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाकर जरूर देखिएगा एक बार। और जब आगे बढ़ते हैं आधुनिक विद्वानों में अगले विद्वान को लेते हैं तो वो आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य के स्वरूप और काव्य लक्षणों पर काफी विस्तृत विवेचना की है, काफी विस्तृत वर्णन इन्होंने किया है और उस पर ठीक ठाक लिखा है। और काव्य लक्षण और परिभाषा का विधान करते समय उनके अंतरंग में भी रसवादी प्रभाव स्पष्ट समाया हुआ है, जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी को देखते हैं ठीक वैसे। और वे लिखते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यानी कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा। ठीक है, और हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए
मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही हम कविता कहते हैं। यानी कि इसको समझिए इन पंक्तियों को कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, आत्मा जब मुक्त होती है तो किस दशा पर जाकर मुक्त होती है? जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार हृदय कब मुक्त होता है? जब वो रस को प्राप्त हो जाता है। और हृदय की इसी मुक्तावस्था को जब वाणी दी जाती है उसे ही कविता कहते हैं। तो इस प्रकार आशा करता हूं ये स्पष्ट हुआ होगा। और इससे स्पष्ट है कि इन्होंने हृदय की मुक्तावस्था के में किए जाने वाले शब्द विधान को ही काव्य स्वीकार किया है। यानी कि हृदय की मुक्तावस्था में जो शब्द विधान किया गया वही क्या है? काव्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है। और अगर हम विचार करते हैं तो सच्ची कविता का जन्म मुक्त स्थिति में ही हुआ करता है। हमें उसे निरपेक्षता एवं तटस्थता की स्थिति में रखना चाहिए। यानी कि हम उसे निरपेक्षता और तटस्थता की स्थिति में रख सकते हैं। और सच्चा कवि काव्य रचना के क्षणों में यदि निरपेक्ष एवं तटस्थ नहीं रहता तो रस या बुद्धि कल्याण प्रधान किसी भी प्रकार के काव्य का सृजन संभव नहीं। यानी ना रस प्रधान हो सकता है, ना ही बुद्धि प्रधान, ना ही समाज कल्याण प्रधान रचना हो सकती है अगर वो तटस्थ नहीं है। ठीक है। यानी कि जब कवि रचना कर रहा है, जिस समय वो लिख रहा है, जिस समय वो कुछ रचित कर रहा है, उस समय वो तटस्थ होना चाहिए, किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए, किसी का प्रभाव नहीं ग्रहण कर रहा होना चाहिए। इन सारी चीजों को ये मानते हैं आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल की इस परिभाषा को हम संस्कृत आचार्य विश्वनाथ के वाक्य रसात्मक काव्य का ही पुनर्व्याख्यान मान सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जो आधुनिक काव्य लक्षण बताए गए हैं उसमें मौलिकता की कमी है। प्रायः या तो ये पाश्चात्य विद्वानों से ले लिए गए हैं या फिर संस्कृत के विद्वानों से ले लिए गए हैं। तो यहां भी हम आचार्य विश्वनाथ का प्रभाव देख पाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर। ठीक है। लेकिन पूर्णतया प्रभाव उनका भी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इन्होंने रसात्मक वाक्य को काव्य लक्षण मानकर भी उससे आगे बढ़ने का सबल प्रयास किया है, सबल प्रयत्न किया है। किन्होंने किया है? शुक्ल जी ने किया है। ठीक है। और जब आचार्य विश्वनाथ कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? वाक्य रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। और ये क्या बोलते हैं शुक्ल जी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक तो उनका प्रभाव है, लेकिन शुक्ल जी थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़कर क्या कहते हैं कि जो ये काव्य लक्षण है रसात्मकम वाक्यम, इससे वे आगे बढ़ने का सबल प्रयत्न करते हैं और इस ब्याज से उच्च कविता के लिए आवश्यक भावभूमि या स्थिति का निर्देश भी देने का प्रयास करते हैं, देते हैं। वह उच्च भाव भूमि पर स्थित है, हृदय की मुक्तावस्था, ऐसा वे कहते हैं। यानी कि जो हृदय की मुक्तावस्था है वो कहाँ है? उच्च भाव भूमि पर। यानी कि भाव की जब हम एकदम ऊंचाई पर चले जाते हैं तो क्या होता है? तो हृदय की मुक्तावस्था प्राप्त होती है। उनकी एक अन्य पंक्ति भी हम ले सकते हैं, जैसे तत्वोद्रेक यह हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान ही काव्य है। यानी कि जो हृदय की मुक्तावस्था है उसके लिए जो काव्य विधान किया गया है, जो शब्द रूप दिया गया है, वही क्या है? काव्य है। इनके अनुसार और हमारे विचार से तत्वोद्रेक में तटस्थता और निरपेक्षता के क्षणों में ही संभव हुआ करता है और उस एक क्षण विशेष में ही वास्तविक कविता जन्म लिया करती है। यानी जब कवि तटस्थ है, निरपेक्ष है, उसी समय कविता का जन्म होता है। फिर चाहे वह प्रबंध रूप में हो या फिर मुक्तक रूप में, चाहे वो काव्य प्रबंध हो या फिर मुक्तक हो। तो यहां तक आशा करता हूं आपने समझा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही आचार्य शुक्ल काव्य को जीवन और जगत की अभिव्यक्ति भी स्वीकार करते हैं। यानी कि जो काव्य है वो जीवन और जगत की अभिव्यक्ति भी है। ठीक है। हमने यहाँ पे कई सारी चीजें देखी और इसी तरीके से वे कहते हैं कि ये जो काव्य है ये जीवन और जगत की अभिव्यक्ति भी है। ठीक है। और
उनके इस विचार को स्पष्ट करते हुए यूं कहा जा सकता है कि कविता उन सब की अभिव्यक्ति है जो कि सामान्य रूपेण व्यक्त नहीं हुआ करता है। जिसे हम सामान्य रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, उसे कविता में व्यक्त करते हैं। कुछ विद्वानों ने जीवन और जगत की समस्त अभिव्यक्ति को काव्य न मानकर शुक्ल जी के मत पर अतिव्याप्ति और दोषारोपण किया है कि ये अतिव्याप्ति कर दी है शुक्ल जी ने। इस प्रकार वे लोग दोषारोपण करते हैं जो ठीक नहीं है, जो कि ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो शुक्ल जी कहते हैं वे क्या कहते हैं कि निरपेक्षता के क्षणों में ही कविता का जन्म होता है। और ये सही भी है कि जब अगर आप में कुछ लोग लिखते होंगे तो आप पाते होंगे जब आप बहुत एकांतिक रहते हैं, बहुत तटस्थ होकर विचार करते हैं, तभी आपके मन में कुछ पंक्तियां आ पाती हैं, आप कुछ लिख पाते हैं, कुछ बेहतर कर पाते हैं, कुछ रच पाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर शुक्ल जी बताने का प्रयास किए हैं, वो चीजें बताए हैं, सफलतम रूप से बताए हैं। और ऐसा मानकर ही, यानी कि वास्तव में अपने आप में काव्य जीवन और जगत को समग्र अभिव्यक्ति दी जा सकती है। यानी कि जो विद्वान कहते हैं उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं कि जीवन और जगत की समस्त अभिव्यक्ति कविता नहीं है, ऐसा विद्वान उनके ऊपर दोषारोपण करते हुए कहते हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल ने क्या कहा कि जीवन और जगत की समस्त अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की जा सकती है, वही कविता है। और ऐसा मानकर ही आज की कविता को अकविता या उनके अन्य समस्त नाम रूपों को काव्य क्षेत्र में ला सकते हैं, अन्यथा नहीं। अतः हमारे विचार से शुक्ल जी के उपयुक्त विचार और उक्तियां जो भी उन्होंने कहा काव्य के नव्यतम लक्षण एवं परिभाषा के अत्यधिक निकट हैं और अत्यधिक निकटता से उसमें समाये हुए हैं और काव्य की लगभग परिभाषा दे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आता है, जहां पर हम देखते हैं कि आचार्य प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंत जैसे कवि काव्य लक्षण पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। वे किस प्रकार के विचार देते हैं उसको देखते हैं। तो आचार्य प्रसाद क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है। क्या है? आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। काव्य क्या है? संकल्पात्मक अनुभूति है किसकी? आत्मा की। इसका संबंध विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं है, ऐसा प्रसाद जी कहते हैं। यह एक श्रेयमयी प्रेय रचना है। इस परिभाषा को अनेक दृष्टियों से विद्वानों ने अनेक प्रकार से विरोधाभासों से युक्त माना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि काव्य भावोच्छलन तो है पर ज्ञान धारा नहीं है। काव्य क्या है? भाव है लेकिन ज्ञान धारा नहीं है। इसी प्रकार काव्य में अनुभूति कोई अर्थ नहीं रखती, अभिव्यक्त होने पर भी वह सार्थक होती है और काव्य बन जाती है। अतः काव्य को अनुभूति कहना युक्ति संगत नहीं है। जहां तक श्रेय और प्रेय जैसे शब्दों का प्रश्न है, वे काव्य की परिभाषा बनाने में सहायक होने वाले शब्द ना होकर उनके महत्व एवं उनके उद्देश्य को व्यक्त करने वाले शब्द हैं। यानी कि ये परिभाषा नहीं बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उसका महत्व बता रहे हैं काव्य का। और काव्य को इस दृष्टि से निश्चय ही प्रसाद जी ने जो कथन कहा, इसका कुछ महत्व स्वीकार किया जा सकता है। काव्य को असीम सत्य की झांकी स्वीकार करते हुए श्रीमती महादेवी वर्मा ने भी उनकी परिभाषा के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। जो कविता है कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती है। यानी कि अगर हम कविता पढ़ रहे हैं तो जैसा माइंडसेट उस समय लिखते समय, रचते समय कवि का था, वही माइंडसेट ज्यादातर संभावना है कि हम भी बना पाए, वैसी भावनाएं हमारे अंदर भी उस समय आ रही हों। जैसे हम प्रेम की कविता पढ़ रहे होते हैं उस समय, या फिर जब हम वीर रस की कविताएं पढ़ रहे होते हैं तो हमारे अंदर भी रौद्रता आती है, वीर रस हमारे अंदर भी उत्पन्न होने लगता है। और महादेवी वर्मा के इस कथन में कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है, ये शब्द विशेष दृष्टव्य एवं विचारणीय है। यहाँ प्रश्न उठता है कि
कविता कवि विशेष की भावनाओं का यदि चित्रण है तो फिर वह साधारणीकृत होकर सभी को समान रूप से कैसे आह्लादित एवं प्रभावित कर सकती है। तथ्य तो यह है कि गीत काव्य या वैयक्तिक तत्व भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचायक होते हुए भी समष्टि के सुख दुखात्मक भावों को अपने व्यापक अंतराल में समाये रहता है। फिर व्यक्ति का प्रतिफलन मुख्यतः अभिव्यक्ति पक्ष में हुआ करता है, न कि अंतः या भाव पक्ष में। ऐसी स्थिति में श्रीमती वर्मा द्वारा यानी कि महादेवी वर्मा द्वारा प्रदत्त परिभाषा को गीत काव्य की भी सर्वांगीण परिभाषा नहीं स्वीकारा जा सकता, जिससे कि व्यक्ति तत्व का प्राधान्य एवं प्राबल्य रहा करता है। फिर काव्य की समग्रता की परिभाषा स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने भी परिभाषा दी और महादेवी वर्मा ने भी दी, लेकिन पूर्णता किसी की नहीं है और समग्र परिभाषा किसी की नहीं है। और इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत को जब हम देखते हैं तो वे किस प्रकार की परिभाषा प्रस्तुत करते हैं उसको देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत, उनके अनुसार कविताएं हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। क्या है? परिपूर्ण क्षणों की वाणी। निश्चय ही हम काव्य को कवि मन को पूर्णता के क्षणों की वाणी स्वीकार करते हैं, पर यानी कि हम काव्य को कवि मन की पूर्णता के क्षणों की वाणी स्वीकार करते हैं, पर इससे काव्य परिभाषा के अंतर्गत जो अन्य बातें आनी चाहिए वे नहीं आ पाई है। अतः हम परिभाषा को अपूर्ण और अस्पष्ट ही कहेंगे। जैसा कि वे क्या कहते हैं कि कविता क्या है? हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। लेकिन परिपूर्ण क्षणों की वाणी तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसमें काव्य परिभाषा के अंतर्गत जो अन्य बातें होती हैं, काव्य के और भी लक्षण होते हैं और भी चीजें होती हैं, वो इसमें नहीं शामिल हो पाई हैं, इसलिए यह भी अपूर्ण परिभाषा ही है। और बाबू गुलाब राय ने समन्वयात्मक दृष्टि अपनाकर जो परिभाषा दी है वह अधिक स्पष्ट और परिपुष्ट है। और उन्होंने क्या कहा है उसको देख लेते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु शुद्ध वैयक्तिक संबंधों से युक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली श्रेय या प्रेय का रूप उद्घाटित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। यानी कि क्या कहते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप देखेंगे कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु शुद्ध वैयक्तिक संबंधों से युक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली श्रेय का प्रेय रूप उद्घाटित करने वाली प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। इसमें प्रायः देशी विदेशी सभी परिभाषाओं का सार तत्व आ जाता है इन पंक्तियों में। अतः अंत में इन सब के निष्कर्ष रूप में हम यह कहकर प्रस्तुत विषय का यानी कि जो हमने इस पर बात की इसे हम समाप्त कर सकते हैं कि काव्य कवि हृदय में तरंगायित भाव बीजियों का ऐसा उच्छलन है जिसमें मानव जीवन के श्रेय और प्रेय, सुख दुख, रागात्मक संबंध, बोध आदि सभी कुछ अंतर्निहित है। उसमें भाव तो है ही, कल्पना और बौद्धिक तत्वों का भी उचित समागम, उचित योग है। और काव्य मानवीय भावनाओं की स्वतः प्रवाहित किंतु अभ्यंतरित दृष्टियों से अनुभूत एवं सुपाचित यानी कि पच जाने वाली अभिव्यक्तियों का एक सशक्त उज्ज्वान्वित माध्यम है। नितांत आधुनिक दृष्टियों से ज्ञान विज्ञान आदि सभी प्रभाव एवं तत्व भी उसमें स्वतः ही अंतः समाहित हो जाते हैं। और इस प्रकार यहां पर हमने काव्य लक्षण के बारे में बात की। आशा करता हूं आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज के अंदर। अगर वीडियोज हेल्पफुल रहते हैं लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते चलिएगा। और हाँ, वीडियोज कैसे लगते हैं उसको जरूर बताइएगा, क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसको बताइएगा। और आप लोग जुड़े रहेंगे, पढ़ते रहेंगे तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। हमेशा प्रत्येक रविवार शाम को 6 बजे एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें हम एक विषय पर, एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे होंगे हिंदी साहित्य से संबंधित।
और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगला टॉपिक वही हो जो आप लिखें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।